नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। बैयर रोड स्थित उद्घाटी टर्निंग के पास एक ट्रक का डाला अनियंत्रित होने से पलटा। डाले में दबने से पिता पुत्री की मौके पर हुई मौत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रमों का पत्रकारों ने किया बहिष्कार। सीएम की ड्यूटी से लौट रहे सहायक उपनिरीक्षक देवाराम पटले की सड़क दुर्घटना में हुई मौत। जिले भर में शैक्षणिक संस्थानों में मनाया गया शिक्षक दिवस। हुए विभिन्न कार्यक्रम। जिला मुख्यालय के करीब स्थित ग्राम लिंगा में नकदी जेवरात सहित 4.5 लाख रुपए की हुई चोरी। पत्रकारों के साथ की गई अभद्रता को लेकर पत्रकारों की एकजुटता सोमवार को सामने नजर आई। पत्रकारों ने बालाघाट पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम का पूर्ण बहिष्कार किया और मुख्यमंत्री के किसी भी कार्यक्रम का किसी भी पत्रकार के द्वारा कवरेज नहीं किया गया। आपको बताएं कि पिछले दिनों विधायक गौरीशंकर बिसेन के द्वारा पत्रकार से अभद्रता करते हुए उनके मोबाइल से वीडियो डिलीट कराया गया था, जिससे पत्रकार काफी नाराज हुए, जिसका परिणाम यह निकला कि पत्रकार के द्वारा विधायक गौरीशंकर बिसेन के द्वारा आयोजित की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरी तरह से बहिष्कार किया गया। वहीं सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आगमन होना था, उस कार्यक्रम का बहिष्कार करने का पहले ही घोषणा कर दी गई थी, जिसका असर सोमवार को बालाघाट नगर में देखने को भी मिला। पत्रकारों की एकजुटता देखकर शासन प्रशासन सत्ते में आ गया। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सोमवार की दोपहर में बालाघाट आगमन हुआ। उसके 1.5 घंटा पूर्व से ही सभी पत्रकार जयस्तंभ चौक में एकत्रित हो गए थे। पत्रकारों के द्वारा काली पट्टी बांधकर पत्रकार से की गई अभद्रता को लेकर शांतिपूर्वक विरोध दर्शाया गया। इनमें पत्रकारों से सभी संगठनों से जुड़े पत्रकार भी शामिल रहे। सभी के द्वारा एकमतन होकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सभी कार्यक्रमों का बहिष्कार किया गया। पत्रकारों के द्वारा मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का बहिष्कार करने की जानकारी लगते ही पुलिस व प्रशासन के अधिकारी पत्रकारों से मिलने जयस्तंभ चौक पहुंचे। एडिशनल एसपी विजय डाबर, एसडीएम संदीप सिंह सहित अन्य पुलिस अधिकारी भी पहुंचे, जिनके द्वारा पत्रकारों से बात की गई और कार्यक्रम का कवरेज करने के लिए कहा गया। लेकिन पत्रकारों के द्वारा कहा गया कि वे कार्यक्रम का पूरी तरह से बहिष्कार कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से अधिकारियों को पत्रकारों की एकजुटता नजर आई तथा पत्रकारों के द्वारा काली पट्टी बांधकर विरोध करने की भनक लगी, पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा पत्रकारों पर पूरी नजर रखी जाने लगी तथा जहां पत्रकार एकत्रित रहे वहां पूरे समय मुख्यमंत्री के दूसरे कार्यक्रम स्थल की ओर जाने तक पुलिस अमला वहां तैनात रहा। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पत्रकारों ने कहा कि जिस प्रकार से पत्रकार के साथ अभद्रता की गई उसमें पत्रकारों को काफी आक्रोश है। सभी पत्रकार एकजुट है। किसी पत्रकार के द्वारा भी कार्यक्रम का कवरेज नहीं किया गया। सभी ने कार्यक्रम का पूर्ण बहिष्कार कर दिया और काली पट्टी बांधकर विरोध जताया गया। नगर के वार्ड नंबर 28 नर्मदा नगर पुरानी बर्फ फैक्ट्री के पास लघु शंका करने को लेकर एक युवक को 4 लोगों ने अवैध रूप से रुपए की मांग की और रुपए नहीं देने पर उसे लोहे की राड और हाथ बुक्कों से मारपीट कर घायल कर दिया। घायल युवक अजय पिता नौकेलाल ब्रह्म में 30 वर्ष, वार्ड नंबर 10 बंदर झिरिया कोशमी थाना ग्रामीण निवासी को जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया है। कोतवाली पुलिस ने इस युवक के द्वारा की गई रिपोर्ट पर अवैध वसूली और मारपीट के इस मामले में मोहम्मद कबाड़ी, उसके बेटे शमीर सहित 4 लोगों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अजय एंड बैंक बालाघाट में केस कलेक्शन का काम करते हैं। 4 सितंबर की रात्रि 9:30 बजे करीब अजय अपने दोस्त अभिषेक रामटेके के साथ मोटरसाइकिल में मोती नगर रोड से सरेखा रेलवे फाटक की तरफ जा रहे थे। नर्मदा नगर बर्फ फैक्ट्री के पास अजय लघु शंका लगने पर मोहम्मद कबाड़ी की दुकान के सामने सुनसान खाली स्थान पर लघु शंका कर रहे थे। तभी कबाड़ी की दुकान से 2 कर्मचारी आए और अजय को लघु शंका करने को लेकर गाली गलौज करने लगे और वे लोग लघु शंका करने को लेकर अजय से शराब पीने के लिए रुपए मांगने लगे। अजय ने उन्हें रुपए नहीं दिए, तब दोनों अजय को मारपीट भी करने लगे। उसी समय मोहम्मद कबाड़ी और उसका लड़का शमीर हाथ में लोहे की रॉड लेकर आया और दोनों पिता पुत्र ने अपने 2 कर्मचारियों के साथ अजय को लोहे की रॉड और हाथ बुक्कों से मारपीट की, जिससे अजय घायल हो गया। इसी बीच बचाव करने के दौरान 100 डायल भी मौके पर पहुंच गए। डायल 100 को आते देख मोहम्मद कबाड़ी और उसका बेटा समीर सहित 4 लोग अजय को जान से मारने की धमकी देकर वहां से चले गए।
जिसके बाद घायल अजय को कोतवाली लाया गया, जिसके बयान लेने के बाद घायल अजय को जिला अस्पताल लाकर भर्ती किया गया। अजय के द्वारा की गई रिपोर्ट पर मोहम्मद कबाड़ी, उसका बेटा समीर सहित 4 लोगों के विरुद्ध धारा 294, 323, 327, 506, 34 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की है। बरेली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम जोधी टोला के खेत के समीप जंगल में भालू के हमले में एक महिला घायल हो गई। 5 सितंबर को 2 बजे करीब यह घटना उस समय हुई जब यह महिला अपने खेत में मवेशी चरा रही थी। भालू के हमले में घायल महिला श्रीमती अनीता पति राजकुमार महाते 47 वर्ष जोधी टोला निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अनीता महाते अपने परिवार के साथ खेती किसानी करती है, जिनका खेत जंगल के किनारे लगा हुआ है। बताया गया कि अनीता अपने घर की मवेशी चराने के लिए समीप ही जंगल ले जाती। बताया गया कि 5 सितंबर को 2 बजे करीब अनीता बाई ने अपने घर के मवेशी जंगल में चराने के लिए गई और मैं चरा ही रहती तभी जंगल की तरफ से भालू ने अनीता बाई पर हमला कर दिया। उसके सर, कंधा, हाथ, पैर पर दांतों से काटकर उसे जख्मी कर दिया। घटना के दौरान वहीं पर कुछ लड़के अपने मवेशी चरा रहे थे, जिन्होंने अनीता बाई पर भालू को हमला करते हुए देखा और गांव में आकर बताया। गांव के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे, तब तक भालू अनीता बाई पर हमला करके भाग चुका था। गांव वालों ने घायल अनीता बाई को घर लेकर आए और 108 एम्बुलेंस बुलाकर उसे जिला अस्पताल लाकर भर्ती किया है। क्या मुआवजा दिया जाएगा इन लोगों को? सर मुआवजा मेरे द्वारा भी तात्कालिक 2000 रुपये मुआवजा दिया गया है जी, ये हमारे प्रावधान में है जी, सहायता दिया जाए। और ये राजकुमार जी द्वारा मुझे आवेदन दिया गया है जी, जिसके मैं अब प्रकरण पंजीबद्ध कर इन्हें इनकी जो इलाज वगैरह में जो भी खर्चा होगा वो दिया जाए। राज्य शिक्षक संघ के द्वारा प्रांतीय आह्वान पर पुरानी पेंशन, क्रमोन्नति, नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता सहित अन्य मांगों को लेकर विकासखंड स्तर पर पदाधिकारियों के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया और अपनी मांगों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से गुहार लगाई। ज्ञापन सौंपने के दौरान राज्य शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष कुमुद कांत रहंगडाले ने बताया कि राज्य शिक्षक संघ के प्रांतीय आह्वान पर पुरानी पेंशन, क्रमोन्नति व नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता की मांग उनके द्वारा लंबे समय से की जा रही है, लेकिन इन मांगों पर सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारी सरकार से मांग है कि इन मांगों को अविलंब पूरा करें, अन्यथा आगामी समय में जिला स्तर पर तथा उसके बाद प्रदेश स्तर पर धरना कार्यक्रम किया जाएगा। आज राज्य शिक्षक संघ के प्रांतव्यापी आह्वान पर पुरानी पेंशन, क्रमोन्नति एवं नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता और अध्यापक संवर्ग की अन्य मांगों के समर्थन में राज्य शिक्षक संघ के प्रदेश व्यापी निर्णय के अनुसार आज प्रदेश के समस्त विकास खंडों में ज्ञापन कार्यक्रम रखा गया था, जो मुख्यमंत्री के नाम से दिया जाना था, जिसमें हमारी ये सब मांगे रखी गई हैं। बालाघाट से बैयर रोड पर बंजारी के आगे उद्घाटी मोड़ पर हुई एक भीषण दुर्घटना में पिता पुत्री की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं माता और पुत्र सहित 3 लोग घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार बैयर से बालाघाट पहुंच मार्ग पर बंजारी के समीप उद्घाटी में एक रासायनिक खाद यूरिया से भरे ट्रक के अनियंत्रित होकर पलटने के कारण उसकी चपेट में आने से ग्राम चीनी निवासी शिक्षक पुरुषोत्तम टेमरे एवं उसकी 8 वर्षीय पुत्री आर्या टेमरे की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं उनकी पत्नी तृप्ति टेमरे एवं पुत्र टियांश जख्मी हो गए, जिनका परसवाड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी है। इनके अलावा एक अन्य व्यक्ति हरदीप टेकाम भी घायल हुआ है, जिनके पैर में चोट आना बताया जा रहा है। इन्हें बैयर के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। ट्रक के अनियंत्रित होकर पलटने से उसकी चपेट में अन्य और भी लोगों के दबे होने की संभावना जताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह घटना दोपहर में करीब 1:30 बजे बंजारी के समीप उद्घाटी मोड़ में होना बताया जा रहा है। इस खतरनाक घाटी में सड़क के किनारे मशरूम बेच रहे लोगों के पास मृतक अपने परिवार के साथ खड़ा था, साथ में अन्य लोग भी खड़े थे। तभी पुरुषोत्तम टेमरे अपनी बेटी आर्या के साथ जाकर मोटरसाइकिल में बैठ गए और उनकी पत्नी और बेटा पीछे से आ रहे थे। उसी दौरान एक वृद्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल स्लिप हो जाने से पास में ही गिर गया था। उसको बचाने उठाने के लिए लोग दौड़े और उठाया। तभी बालाघाट की ओर से रासायनिक खाद से भरा हुआ एक ट्रक बैयर की ओर जा रहा था, जिसका ट्राला आवाज भी कर रहा था। अचानक ही ट्रक का टाला नीचे गिर गया। उस दौरान कुछ लोग भागकर स्वयं को बचाने में कामयाब रहे, वहीं 3 लोग उस ट्रक के ट्राले में दब गए। 2 लोगों की तत्काल ही मौत हो गई, तो वहीं एक व्यक्ति हरदीप सिंह टेकाम दब जाने के बावजूद भी जीवित रहा। उनके पैरों में चोट आई है।
घटना की जानकारी लगते ही वहां लोगों का जमावड़ा लग गया। तत्काल ही रुपजर थाना प्रभारी इंदल सिंह रावत पुलिस स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे और राहगीरों के सहयोग से मृतकों एवं घायलों को निकालकर उन्हें परसवाड़ा के हॉस्पिटल एवं एक घायल हरदीप टेकाम को बैयर के हॉस्पिटल में भिजवाया गया। घटना के बाद इस मार्ग के दोनों ओर वाहनों का जमावड़ा लग गया। पुलिस अमले के द्वारा वाहनों का आवागमन धीरे धीरे प्रारंभ करवाया गया। आपको बताया कि इसी स्थान पर कुछ दिन पूर्व ही एक घटना घटी थी। बताया जा रहा है कि मृतक पुरुषोत्तम टेमरे शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल आमगांव में शिक्षक के पद पर पदस्थ थे, जो अपने छोटे भाई भूपेंद्र टेमरे के घर एक दिन पूर्व ही बालाघाट परिवार सहित आए थे और सोमवार की दोपहर में अपने गृह ग्राम वापस जा रहे थे। परसवाड़ा के अंतर्गत ग्राम मलाजखंड निवासी राजेंद्र ने बताया कि उनके पिताजी पीछे से आ रहे थे और वे सामने मोटरसाइकिल से जा रहे थे। तभी उनके पिताजी मोटरसाइकिल से स्लिप होकर गिर गए। वे अपनी गाड़ी खड़ी कर अपने पिताजी को उठाने गए थे, तभी दो बाइक वहां पर पहले से खड़ी हुई थी। मोटरसाइकिल में सवार कुछ लोग दूरी पर ही पिहरी खरीद रहे थे। सभी लोग उनके पिताजी को उठाने के लिए पहुंचे थे। तभी मृतक व्यक्ति और उनकी बच्ची गाड़ी में जाकर बैठ गए थे। उनकी पत्नी और बच्चा पीछे से जा रहे थे। उसी समय एक ट्रक आया। ट्रक से आवाज आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि वह पलट जाएगा। आवाज सुनकर ट्रक के पलटने की आहट पाकर कुछ लोग भाग गए। तभी ट्रक का ट्राला गिर गया, जिसमें 3 लोग दब गए थे। एक व्यक्ति तो जिंदा निकल गया, लेकिन एक व्यक्ति और उनकी बेटी के दब जाने से मृत्यु हो गई। इसमें और कोई भी दवा तो नहीं है, यह पूरा सामान निकलने पर ही पता चलेगा। यहाँ पर मेरे पिताजी पीछे से आ रहे थे और मैं सामने जा रहा था, तो पिताजी गाड़ी से स्लिप खा के गिर गए पीछे। तो मैं गाड़ी खड़ी करके सामने गाड़ी खड़ी करके उनको उठाने के लिए आया। अब उसके साथ यहाँ पर 2 बाइक पहले से खड़ी थी, सीढ़ी वीढ़ी ले रहे थे वो लोग, तो वो लोग भी आए हेल्प करने के लिए, उठाने के लिए। और उसके बाद पानी वानी पिलाए उठाए, उसके बाद सब गाड़ी में बैठने के लिए जाने लगे। तो एक बच्ची और उनका पिताजी वो पहले गाड़ी में जाके बैठ गए और उनकी जो मिसेज थी और एक बच्चा था वो पीछे से जा रहे थे। तो जैसे यहाँ से ट्रक आया है ना, टर्निंग लिया तो कट की आवाज़ आई पलटने के लिए, तो वो पीछे के पीछे भाग के आए और कुछ लोग भाग गए और जो गाड़ी में बैठे हुए थे बच्ची और उनका पिताजी वो वहीं के वहीं रह गए। तो क्या दब गए थे क्या लोग? हाँ, वो लोग दब गए। और कितनी गाड़ियाँ कितने लोग दबे थे, ऐसी क्या जानकारी लगा? आप लोगों को काफ़ी हेल्प भी किया, सुनने मिला है। 3 लोग दबे थे, जिसमें से एक तो जिंदा निकल गया और 2 एक्सपायर हो गए। बाकी कोई हताहत? उसके बाद सर पता नहीं, बाकी अभी तो वो हटाएंगे ट्रक को, उसके बाद पता चलेगा। अभी उसके नीचे तो संभावना नहीं लग रही है। वहीं घटना के संबंध में जानकारी देते हुए मौके पर मौजूद रुपजर थाना के प्रभारी इंदल सिंह रावत ने बताया कि यह घटना करीब 1:30 बजे की है। जैसे ही उन्हें घटना की सूचना मिली, तत्काल वे मौके पर पहुंचे और मृतकों एवं घायलों को निकाला गया। 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। पुरुषोत्तम टेमरे और उनकी लड़की आर्या टेमरे की मृत्यु हुई। वहीं उनकी पत्नी तृप्ति टेमरे और पुत्र टियांश घायल है। मृतकों को एवं दोनों घायलों को परसवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रवाना कर दिया गया है। ट्राले को उठाने क्रेन बुला रहे हैं। रास्ता क्लियर कर दिया गया है। एक व्यक्ति हरदीप सिंह टेकाम भी घायल हुआ है, जिसे उपचार के लिए बैयर अस्पताल भिजवा दिया गया है। यहाँ घटनास्थल पर 3 मोटरसाइकिलें दबी है। घटनास्थल पर मौजूद लोगों से जानकारी ली गई। उनके अनुसार सभी लोगों को निकाल लिया गया, फिर भी और चेक किया जाएगा। इस मामले में ट्रक मालिक के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। ये घटना 1:30 बजे की है। करीब 2:15 बजे मुझे सूचना मिली, तो बोले कि घाटी में एक्सीडेंट हो गया, तो मैं तुरंत आया यहाँ पे। तो तब तक मेरे आते आते डेड बॉडी यहाँ से परसवाड़ा के लिए रवाना कर दी थी। और इसमें 2 घटनास्थल पे ही ख़त्म हो गए थे, पुरुषोत्तम टेमरे और उसका एक लड़की आर्या टेमरे। ये दोनों घटनास्थल पे ख़त्म हो गए दबने से। और उसकी पत्नी तृप्ति और टियांश वो घायल है, उनको भी परसवाड़ा रवाना कर दिया गया है। बाकी अभी ट्रेन वगैरह बुला रहे हैं, तो उसको अभी रास्ता क्लियर कर दिया है। अभी गाड़ी का भी जो देखेंगे, अगर और कहीं दबने की शंका होगी तो उसको हटा के देखेंगे। इसमें और कोई घायल हुआ? इसमें एक घोंदी का है, हरदीप करके है, तो वो उसका भी पैर में चोट लगा है, उसको भी हॉस्पिटल पहुंचा दिया है। सर कितनी गाड़ियाँ दबी है अभी 3 गाड़ियाँ दबी है। क्या ऐसा कुछ संभावना तो नहीं कि और भी दबे होने की? अभी हमने सभी से घटनास्थल पे एक जो था अपना उससे पूछे तो करीब सभी लाश से निकाल ली गई है। अभी मेरे को लगता है कि फिर भी हम उसको पूरा हटा के अभी एक बार चेक करेंगे, देखेंगे अभी। सर क्या कार्रवाई की जा रही है? सर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि ट्राला टूटा है, लकड़ी से लगा हुआ ट्राला था, उस हिसाब से देखा जा रहा है पूरा। जी अभी हम लोग अभी इसका पूरे
PMBM करवा देते, उसके बाद इसके गाड़ी मालिक और इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अभी पता चल गया है गाड़ी मालिक वगैरह का, तो हम कार्रवाई करेंगे। वाराणसी नगर में 5 सितंबर को प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का आगमन हुआ। बालाघाट से सीधे वे कार के काफिले के द्वारा वाराणसी में आए और सर्वप्रथम भारतीय जनसंघ के दीपक से भाजपा के कमल तक की यात्रा के साक्षी रहे। भाजपा के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम के डायरेक्टर रह चुके समर्पित कार्यकर्ता स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण खंडेलवाल के निवास स्थान पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। तत्पश्चात वे विधायक प्रदीप जायसवाल के निवास स्थान पर पहुंचे, जहां उन्होंने उनकी स्वर्गीय माता श्री के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और विधायक जायसवाल से व्यक्तिगत चर्चा की। इस दौरान उन्होंने किसी को भी आने की अनुमति प्रदान नहीं की। साथ ही उन्होंने विधायक प्रदीप जायसवाल को सीधे रामपायली पहुंचने की बात कही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ जिले के प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन, राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे, भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश भटेरे सहित जिले के अन्य भाजपाई बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। करीब 4:30 बजे शाम को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रामपायली के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने श्री राम बालाजी मंदिर में पूजन अर्चन कर RSS के प्रथम सरसंचालक केशव बलराम हेडगेवार की प्रदर्शनी व उनके निवास स्थान का अवलोकन किया। आपको बताया कि मुख्यमंत्री के इस दौरे के पूर्व 4 सितंबर को हुई भाजपा विधानसभा के 3 मंडलों की बैठक कार्यक्रम का विरोध करने की बात करते हुए काले झंडे दिखाने की बात कही जा रही थी। उसी बात को उस समय विराम लग गया जब गौरी भाऊ सुबह ही भाजपा नेता छगन हनुमत के घर पहुंच गए और उन्होंने संगठन के पदाधिकारियों से बातचीत करते हुए इस कार्यक्रम में भाग लेने की बात कही। उन्होंने इस दौरान पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल से चर्चा की और उनसे कार्यक्रम में शिरकत करने का अनुरोध किया, जिस पर निर्मल ने साफ तौर पर कह दिया कि कार्यक्रम का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस कार्यक्रम से भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने दूरी बनाने का निर्णय लिया है, इसलिए वे रामपायली में होने वाले कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। साथ ही उन्होंने इस बात का भरोसा जताया कि कोई भी भाजपा कार्यकर्ता कार्यक्रम के विरोध में अपने घर में काले झंडे नहीं लगाएंगे। आपको बता दें कि छगन हनुमत के निवास के बाद विधायक गौरीशंकर बिसेन विधायक प्रदीप जायसवाल के निवास स्थान पर पहुंचे, जहां श्री जायसवाल से उन्होंने व्यक्तिगत चर्चा की। हालांकि इस चर्चा के दौरान सिर्फ जायसवाल व गौरी भाव ही शामिल रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का काफिला सर्वप्रथम भाजपा नेता अनिल खंडेलवाल के निवास स्थान पर पहुंचा, जहां उनके पिता श्री स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण खंडेलवाल का 14 जनवरी 2022 को निधन हो गया था। उनकी धर्मपत्नी से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। साथ ही पूरे परिवार से मुलाकात कर उन्हें जो क्षति खंडेलवाल के निधन से पहुंची है उस पर शोक संवेदना प्रकट की। आपको बताएं कि स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण खंडेलवाल 1980 के दशक में भाजपा पार्टी के जिलाध्यक्ष का दायित्व निर्वहन कर चुके हैं। आपातकाल के विरुद्ध कर्मठ सिपाही रहकर कड़ा संघर्ष करते रहे, जिन्होंने कुशाभाऊ ठाकरे, नानाजी देशमुख, राजमाता सिंधिया, अटल बिहारी वाजपेयी, कैलाश जोशी, सुंदरलाल पटवा, वीरेंद्र कुमार सकलेशा, बाबूराव परांजपे, जयश्री बैनर्जी आदि सभी मुख्य भाजपा पदाधिकारियों के साथ इमरजेंसी के समय संघर्ष करते हुए लंबे समय तक जेल की यात्रा भी की थी। वाराणसी से जैसे ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का काफिला रामपायली के लिए निकला, जगह जगह लोगों की लंबी कतारें उनकी झलक पाने के लिए उत्सुक दिखाई दी। रामपायली पहुंचते ही ढोल बांजों के साथ जनता ने उनका स्वागत किया और मुख्यमंत्री ने भी जनता का आभार व्यक्त किया और सीधे रामपायली मंदिर पहुंचे, जहां उनके द्वारा पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात जहां पुराना रामपायली थाना था, जहां श्री हेडगेवार द्वारा बम फेंका गया था, उस स्थान का निरीक्षण किया गया। वहीं जहां हेडगेवार अपने चाचा के पास रहते थे, उस स्थल का निरीक्षण करने के बाद जो उनकी स्मृति प्रदर्शनी लगाई गई थी, जहां श्री हेडगेवार की क्रांतिकारी घटनाएं एवं मंदिर की प्राचीनता के संदर्भ में लगाई गई फोटो का अवलोकन बारीकी से किया। इसके बाद सीएम श्री चौहान RSS विभाग संचालक रविंद्र श्रीवास्तव सह संचालक श्रीरंग देवरस के साथ प्रभात अग्रवाल के निवास स्थान पर पहुंचे, जहां पर जनप्रतिनिधि, RSS स्वयंसेवक पदाधिकारी व जिला प्रशासन के साथ श्री चौहान ने एक बैठक की। इस दौरान रामपायली में होने वाले विकास कार्यों की रूपरेखा बनाई गई, जिसमें 108 फीट के वनवासी राम की प्रतिमा निर्माण, स्टाम्प डैम, जल क्रीड़ा संग्रहालय, सैनिक स्कूल बनाए जाने के विषय में चर्चा की गई और श्री हेडगेवार से जुड़ी हुई स्मृतियों को 120 वर्ष पूर्व आकृति के अनुरूप ही बनाने के लिए कहा गया, जिस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा आश्वासन दिया गया। आपको बताएं कि इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रामपायली में किसी प्रकार के प्रस्तावित विकास कार्य का भूमि पूजन नहीं किया। उन्होंने सीधे पूजा अर्चना कर श्री हेडगेवार से संबंधित प्रदर्शनी व उनके निवास स्थान पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखा। पत्रकारों के द्वारा भाजपा नेताओं के बिगड़े बोल के संदर्भ में जिला मुख्यालय में किए गए जा रहे विरोध के संदर्भ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुझे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है।
उन्होंने कहा कि उन्हें हेडगेवार जी ने रामपायली की पवन धरा से कई क्रांतिकारी गतिविधियां अपने चाचा आबाजी हेडगेवार के पास रहकर संचालित की और उन्होंने अंग्रेजों की पुलिस चौकी पर बम भी फेंका था। उन्होंने दशहरा मैदान में काफ़ी तल्ख भाषण दिया था, जिससे अंग्रेजों के द्वारा उनके भाषण पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। उन्होंने जंगल सत्याग्रह यहीं से चलाया था। उन्होंने बालाघाट जिले से कई देशभक्ति की ज्वाला जलाई थी। हमने यह सोचा है कि एक ऐसा स्मारक हो जो सबको देशभक्ति की प्रेरणा दे। साथ ही पूरे रामपायली को हमने देखा है। आगामी समय में यहाँ के विकास कार्यों की योजना बनाएंगे। कि इस पवित्र धरती पर रामपायली में जहां से परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया था, वहां आने का अवसर मिला। यहां से अनेक क्रांतिकारी गतिविधियां उन्होंने संचालित की। उनके काका जी आबाजी श्रद्धेय आबाजी हेडगेवार यहाँ रहा करते थे। यहीं अंग्रेजी राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने पुलिस चौकी पर बम फेंक। सचमुच में बहुत सौभाग्यशाली है। हमने ये सोचा है कि जहां उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियां संचालित भी की, योजनाएं भी बनाई और अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकने का शंखनाद किया, वहां उनकी स्मृति में एक ऐसा स्मारक हो जो सबको देशभक्ति की प्रेरणा देता रहे। और इसलिए आज इस पवित्र ग्राम जहां भगवान राम की कृपा रही, रामपायली, वो सारे स्थान देखे हैं। अब प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के इस दिशा में आगे बढ़ने की योजना बनाएंगे। मानिए कि रामवन पर जन संबंधित ना रामपायली है क्या अभी? देखिए, रामपायली तो अद्भुत है। यहाँ तो बनवासी राम की ऐसी मूर्ति मैंने देखी, प्रतिमा हम सब ने देखी है, दर्शन करते हैं। सोमवार की शाम मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की ड्यूटी से बालाघाट घर वापस लौट रहे पुलिस विभाग में पदस्थ एक एएसआई की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मृतक एएसआई का नाम हाल मुकाम कोतवाली कॉलोनी बालाघाट निवासी 52 वर्षीय देवराम पिता महिपाल पटले बताया गया है, जिनकी मोटरसाइकिल वारासिनी रोड स्थित शंकर पेट्रोल पंप के समीप खड़े एक ट्रक में जा घुसी। घटना के तुरंत बाद उन्हें जिला अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रात अधिक हो जाने के चलते उनके शव को जिला अस्पताल के मर्चुरी में पोस्टमार्टम के लिए रखा गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एएसआई देवराम पटले के 2 बच्चे हैं, जबकि पत्नी का कैंसर से 2 साल पहले ही निधन हो गया था। उनके दोनों ही बच्चे बाहर रहना बताया जा रहे हैं, जो खैलांजी थाने में एएसआई के पद पर पदस्थ थे। आज सोमवार को मुख्यमंत्री के आगमन पर उनकी ड्यूटी वारासिनी में लगाई गई थी। वे ड्यूटी के बाद वापस बालाघाट कोतवाली के पीछे स्थित निवास स्थान पर लौट रहे थे कि गर्रा पेट्रोल पंप के सामने उनकी मोटरसाइकिल खड़े ट्रक से जा भिड़ी, जिससे उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इसी दौरान वारासिनी से बालाघाट निवासी कमल ओचानी भी बालाघाट की ओर से आ रहे थे। जैसे उन्होंने घटना देखी, तत्काल उन्होंने लोगों की मदद से उन्हें ऑटो के माध्यम से जिला चिकित्सालय लाया गया। यहाँ अपने परिचित सुमित मंगलानी को इसकी जानकारी दी गई। जब सुमित अस्पताल पहुंचे और देखा तो तत्काल ही इसकी सूचना उसने पुलिस को दी। इसके बाद सीएसपी अंजुल अंक मिश्रा, कोतवाली थाना प्रभारी कमल सिंह गहलोत सहित साथी पुलिसकर्मी अस्पताल पहुंचे। फिलहाल मृतक एएसआई का शव को सुरक्षित फ्रीजर में रखवा दिया गया है, जिसके शव का मंगलवार को पोस्टमार्टम किया जाएगा। फिलहाल पुलिसकर्मी की मौत के बाद पुलिस विभाग में शोक का माहौल है। मुख्यमंत्री के वारासिनी रामपायली दौरा समाप्त होने के बाद भाजपा ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। यह प्रेस वार्ता सिद्धि विनायक मंदिर में हुई, जहां पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल, पूर्व विधायक ओमकार सिंह बिसेन, वरिष्ठ भाजपाई छगन हनवत, शैलेंद्र सेठी व नगर मंडल अध्यक्ष दीप चौहान इसमें उपस्थित हुए। इस प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल ने कहा कि 4 सितंबर को हमारे द्वारा यह घोषणा की गई थी कि हम सभी भाजपाई काली पट्टी व झंडे बांधकर विरोध दर्ज कराएंगे, लेकिन 5 सितंबर की सुबह मुख्यमंत्री चौहान का करीब 8:45 बजे फोन आया तो हमने उनकी गरिमा को देखते हुए न तो काली पट्टी बांधी और न ही झंडे दिखाए, लेकिन हमारा जो कार्यक्रम था वो यथावत रहा। हमने किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया, लेकिन जो हमने अपने कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति बनाई थी, पूरा कार्यक्रम हमारा वैसा ही रहा है। हमारे द्वारा कल घोषणा की गई थी
काली पट्टी और काले झंडे, ठीक है ना। लेकिन सुबह 8:45 बजे सीएम साहब का फ़ोन आया। तो सीएम साहब से चर्चा हुई। चर्चा जब हुई, चर्चा तो हमारी उनसे बहुत देर हुई और कई बिंदुओं पर हुई, लेकिन हमने सीएम साहब की गरिमा का ध्यान रखा और इस बात पर हमने अपना मंतव्य जाहिर किए कि हम काले झंडे नहीं दिखाएंगे, काली पट्टी नहीं बांधेंगे, ठीक है ना। बाकी हमारा सारा कार्यक्रम जो है वो यथावत रहा जैसा हमने कार्यकर्ताओं के। डॉक्टर योगेंद्र निर्मल ने कहा कि सीएम से फोन के दौरान उनकी कई बिंदुओं पर बात हुई, जिसमें उन्होंने अपनी नाराजगी भी जताई, जिन्होंने उन्होंने नोटिस किया है। उन्होंने सीएम साहब को यह भी बात से अवगत कराया कि विधायक प्रदीप जायसवाल हमेशा कोई भी चुनाव में, चाहे फिर वो पंचायत का हो, नगर पालिका का, ये भाजपा के खिलाफ ही वहाँ चुनाव लड़ता है। जिस पर उन्होंने मुख्यमंत्री चौहान को कहा है कि वे इस बात को स्पष्ट करें कि हमको करना क्या है, या फिर आप उनसे दूरी बनाकर रखें। जब कोई भी बात होती है, किसी भी विषय पर जब अपन बात को लेते हैं, तो जो बात की जाती है वो मुद्दों पे ही की जाती है। अभी हमने उनको बताया सीएम साहब को कि इनको आपने यहाँ बैठाल के रखा है, जो बात गुड्डा जायसवाल को, प्रदीप जायसवाल को, ये तो हमारे खिलाफ ही लड़ रहे हैं। चाहे पंचायत का चुनाव है, नगरीय निकाय का चुनाव है, कोई भी चुनाव तो हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं। तो फिर है क्या मामला, ये बात क्या है, स्पष्ट हो ये बात को। या तो आप उनसे दूरी बनाओ या हमको सलाह दो कि हमको क्या करना है। ये सीधी बात हमने की इस विषय पर। डॉक्टर साहब क्या श्री निर्मल ने कहा कि आज मुख्यमंत्री का फोन प्रशासन स्तर पर दी गई जानकारी के कारण आया था। हमने इससे पूर्व भी विधायक जायसवाल के प्रति उनका पक्ष जानने की कोशिश की। 2 बार हमारे द्वारा भोपाल में पत्र भी उन्हें सौंपा गया, जिसमें हमारे द्वारा स्पष्ट रूप से यही जानकारी दी गई कि जो व्यक्ति हमारे खिलाफ ही चुनाव लड़ रहा है उससे समर्थन वापस लिया जाए। नारेबाजी नहीं हुई, नारेबाजी हुई ना प्रदीप जायसवाल के खिलाफ, पर हमने कहा उसको आपने गंभीरता से नहीं लिया, पढ़ने के बावजूद भी। उसका परिणाम है ये। आज क्या शिवराज सिंह से क्या बात हुई इस विषय पे लेके, उनके तरफ से क्या इस विषय पे सारी चर्चा हुई ना। कुछ चर्चाएं ऐसी है जो हमको बाहर करने की नहीं है, लेकिन जो भी चर्चा हमारी हुई वो बहुत संतुष्टि कारक हुई। इसलिए हमने इस बात को कंसीडर किया। पूर्व विधायक श्री निर्मल ने कहा कि सीएम ने उनसे फोन कर पूछा कि वे विधायक जायसवाल के घर शोक संवेदना प्रकट करने जाएं कि नहीं, तो मैंने उनसे कहा कि आप बिल्कुल जाएं। हम दाह संस्कार में गए थे, आप अपने इस प्रवास के दौरान उनसे मुलाकात करें। श्री निर्मल ने कहा कि सीएम ने बताया कि राष्ट्रपति चुनाव के दौरान विधायक जायसवाल ने उन्हें इस बात की जानकारी दी थी कि उनकी माताश्री का देहांत हो गया है। आप जब भी वाराणसी में आएंगे तो मेरे घर जरूर आना, हम इस बात का कैसे विरोध कर सकते हैं। कंसीडर नहीं करते। सर आपके द्वारा अपने एक मांग की जा रही थी कि अपने जो उन्हें जो कैबिनेट दर्जा दिया गया है वो वापस लिया जाए, तो इस पर क्या जवाब खाना हमने इस मुद्दे को तो जवाब क्या मिला? तो उसका जवाब आया कि बोले मैं अभी इस बात का जो है मैं इसलिए आ रहा हूँ कि राष्ट्रपति चुनाव में और उनने मेरे को बोले कि मेरी माँ एक्सपायर हुई है, आप मेरे घर आना। बोले वो आए, मैं इसलिए जा रहा हूँ। तो मेरे को उनने बोले कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ। मैंने कहा आप क्यों नहीं जाओगे भाई, हम उनकी दाह संस्कार में चले गए, अगर हम आपको रोकेंगे तो ईश्वर के घर में पापी कहलाएंगे। ये शब्द है हमारे। श्री निर्मल ने एक सवाल के जवाब में कहा कि रामपायली में 5 सितंबर को होने वाली 18 करोड़ रुपए के विभिन्न भूमि पूजन के संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। हम मुख्यमंत्री से कैसे कह सकते हैं कि विकास कार्यों का भूमि पूजन न करें। यह हमारे क्षेत्र के विकास से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अब यह उनका विवेक है कि वे इन विकास कार्यों की सौगात देकर आए हैं या नहीं। अब भी हमारे वर्षन निकालो आप। उनको हमने साफ कहा है कि हम गुड्डा जायसवाल के घर जाने से आपको नहीं रोक रहे हैं, हमने ये बात कही है ना। रामपायली में जो 18 करोड़ रुपए के विकास कार्य होना था, हाँ, वो जो भूमि पूजन थे वो निरस्त कर दिए गए। हाँ, वो निरस्त कर दिए गए। हाँ, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, इस पे हमारा कोई बात नहीं हुआ कि आप किसी 18 करोड़ के कार्य को निरस्त करो। हम क्यों बोलेंगे मुख्यमंत्री को निरस्त करो? हमारे क्षेत्र के विकास का सवाल उठता है, हम कैसे बोलेंगे इस बात को भैया कि आप इस कार्य को। अब मुख्यमंत्री कोई फैसला ले ले, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, हम नहीं कर सकते, उसकी हमको जानकारी भी नहीं है।
पत्रकारों से चर्चा करते हुए डॉक्टर निर्मल ने कहा कि कहीं से भी बाहर या दूसरी पार्टी के नेता को लाकर हमारे ऊपर बैठाओगे तो हम विरोध करेंगे। यहाँ इतने लोग बैठे हैं जो 40 वर्षों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं और कोई बाहर से आए व्यक्ति को आप हमारे सर पर लाद दोगे तो इस बात का हम विरोध करेंगे। हमको विधायक प्रदीप जायसवाल नहीं चलता तो नहीं चलता। आप क्या चाहते हो? कोई भी आ जाए और उसको आप रख लो अपने पास। आप ऐसा चाहते हो क्या? यानी हमारा विरोध इस बात का कि अगर वारासिवनी एक प्रेरणा दे रहा है, वारासिवनी लोगों को कि अपने हक के लिए, क्या हमको अपने हक के लिए नहीं लड़ना चाहिए? 40 साल का हमारा तपस्या है, यहाँ ऐसे लोग बैठे हैं 30-30 साल के लोग हैं, तो ये सब निकल जाए। कोई भी कल कहीं से भी ला लो आप उधार का और हमारी छाती पे बैठा लो, हम सहन करेंगे क्या? आप हमको एक बात बताओ, उनको टिकट नहीं मिली तो वो निर्दलीय क्यों बने? उनके लिए भी तो वही फार्मूला है जो हमारे लिए। और अगर वहाँ के कार्यकर्ता बहुत सहनशील है तो अलग विषय है, वो सहन करें, अपने साथ रखें। हम कुछ ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये दो टूक बात है कि इनको नहीं होना। ये प्रदीप